हम लोग 10वीं क्लास के सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र के पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और इस चैप्टर से संबंधित पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि आप लोग पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि राजनीतिक शास्त्र के पहले नंबर चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बस आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ताकि यदि आपसे परीक्षा में इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आप लोग इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकें। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग तुरंत आंसर देने की कोशिश करिएगा, ताकि आप लोग को भी पता चल सके कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी किए हैं। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, यानी कहने का मतलब कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो आप लोग जानते हैं कि बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी कि पहला का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग तुरंत नीचे लाइव चैट में आंसर बताइएगा। तो पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। यानी कि कह रहा है कि संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है उसका निषेध करता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 15। आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 15 में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या फिर स्थान के आधार पर भेदभाव करता है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। यह संविधान के 15वें अनुच्छेद में लिखा हुआ है, इसलिए दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम कभी भी अपने क्षेत्र से लगाव नहीं हो सकता है, राष्ट्रहित नहीं हो सकता है, राष्ट्रीय एकता नहीं हो सकता है, बल्कि अलगाववाद ही हो सकता है। क्योंकि अपने क्षेत्र से यदि किसी को लगाव है तो वह कुपरिणाम नहीं है। अगर राष्ट्रहित में वह कोई काम कर रहा है तो वह कुपरिणाम नहीं है। यदि राष्ट्रीय एकता है तो वह कुपरिणाम नहीं है। लेकिन यदि अलगाववाद है तो वह एक क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है। इसलिए तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं। जब हम आपको बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बता रहे थे उस समय हम आपको बताए थे कि ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते थे। तो हम आपको बताए थे कि ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे, यानी कि चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है। मराठी मानुष का जो विवाद है वह किस राज्य से संबंधित है। तो पांचवा का सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 19 में जो लोगों को मूल अधिकार दिया गया है वह कौन सा मूल अधिकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि हमारा अनुच्छेद 19 कहता है कि हर एक लोग स्वतंत्र हैं, यानी कि भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनके पास अधिकार हैं कि वह स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। यानी कि छठा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन के बारे में हम आपको बताए थे और सत्ता की साझेदारी के बारे में भी हम आपको बताए थे। तो बताइए जो श्रीलंका में सामाजिक विभाजन है वह किस स्तर पर है, यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर है कि सामाजिक स्तर पर है कि ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। सातवां का सही जवाब कौन सा होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी कि श्रीलंका में जो सामाजिक
सामाजिक विभाजन है वह क्षेत्रीय आधार पर भी है और सामाजिक आधार पर भी है, इसलिए 7वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था। यानी धावक कहने का मतलब दौड़ने वाला होता है, यानी कि जो ओलंपिक में दौड़ता है या फिर कहीं भी खेल कूद का प्रतियोगिता होता है और उसमें जो दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता है उसे ही धावक बोला जाता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है पीटर नॉर्मन और पूछा जा रहा है कि यह कहाँ का धावक था, जर्मनी का कि बेल्जियम का कि फ्रांस का कि ऑस्ट्रेलिया का। 8वां का सही जवाब कौन सा होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया का एक धावक था। 8वां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। और यह वाला प्रश्न जो है वह VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है और आपके परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो हम आपको बताए थे कि वह पहला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग थे, यानी कि 9वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह वाला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है रंग भेद का कि सांप्रदायिकता का कि जातिवाद का कि आतंकवाद का। 10वां नंबर प्रश्न, तो आपको शायद ध्यान नहीं होगा, मैक्सिको में जब ओलंपिक हुआ था उस समय वहां पर रंग भेद के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव किया गया था, यानी कि काले और गोरे लोगों के बीच में वहां पर बहुत जबरदस्त भेदभाव हुआ था। तो वही चीज यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिको ओलंपिक में जो घटना हुआ था वह किसका उदाहरण है, तो वह रंग भेद का उदाहरण है, यानी कि 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी। यानी कि जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी, नक्सलवाद की माओवाद की नाजीवाद की फांसीवाद। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जर्मनी में शुरुआत हुआ था नाजीवाद का, यानी कि 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि नाजीवाद का शुरुआत कहाँ हुआ था तो वह जर्मनी में हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। बस जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन था उसी को यहाँ पर उलट करके पूछ दिया गया है। आप लोग को ध्यान होगा 10वां नहीं 9वां नंबर क्वेश्चन में कि रंग भेद में सबसे पहले विरोध करने वाले कौन थे, तो मार्टिन लूथर किंग थे, यानी कि 12 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है। यानी कि नस्ल एवं रंग के आधार पर भेदभाव होता है कि जाति के आधार पर भेदभाव होता है कि भाषा के आधार पर कि वर्ण के आधार पर। 13 नंबर क्वेश्चन, तो हम आपको बताए थे कि जो श्रीलंका में जो भेदभाव होता है वह भाषा के आधार पर होता है, यानी कि वहां पर भाषाई भेदभाव है, इसलिए 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है, लोकतंत्र में कि राजतंत्र में कि निरंकुशवाद में कि अधिनायक तंत्र में। यानी कि जो सत्ता में साझेदारी होता है वह किस व्यवस्था में सबसे अधिक कारगर है। तो बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम आपको बता चुके हैं कि सत्ता में साझेदारी सबसे अधिक कारगर होता है लोकतंत्र में, यानी कि जिस प्रकार का लोकतंत्र हमारे देश भारत में है वहां पर सत्ता में साझेदारी बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए 14 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। तो हम आपको बताए थे कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन था, श्रीलंका था कि बेल्जियम था। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि बेल्जियम था, यानी कि 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी का क्या तात्पर्य है, यानी कि सत्ता में साझेदारी का क्या मतलब होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो हम आपको बता चुके हैं कि सत्ता में साझेदारी का मतलब होता है कि शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना, यानी कि जो शासन है और जो प्रशासन है उसका जो भी निर्णय है उसको अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, सत्ता में साझेदारी कहलाता है, इसलिए 16 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, जन्म पर आधारित विभेद किस देश में होता है, यानी कि जन्म से ही भेदभाव शुरू हो जाता है, वह कौन सा देश है जहां पर जन्म से ही भेदभाव शुरू हो जाता है। तो आपको पता होगा कि वह भारत में ही होता है, यानी कि 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन,
भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? यानी कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो प्रथम राज्य है वह कौन सा है? तो इसका सही जवाब आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यानी कि जो आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ वह सिर्फ भाषा के कारण ही हुआ था। 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न, विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए क्या है? केवल नकारात्मक है कि सकारात्मक भी है, कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है, कि कोई भी नहीं? यानी कि अगर किसी भी देश में विविधता है और भेदभाव है तो वह पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। यानी कि अगर किसी भी चीज़ से हमें लाभ है तो उससे हानि भी जरूर होता है, इसलिए नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों हो जाएगा। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, बताइए 20वां नंबर प्रश्न सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि क्योंकि समुदायों के बीच टकराव कम होती है। यानी कि सत्ता में साझेदारी होने से क्या होता है कि जितने भी प्रकार के समुदाय होते हैं समाज में उनके बीच कम टकराव होता है। क्यों कम टकराव होता है इसके बारे में सब्जेक्टिव में हम आपको विस्तार रूप से बता चुके हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा 20 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 21वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? यहाँ पर बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रीयता की भावना, की नस्ल एवं रंग, की सरकारी नौकरी, की भाषा? देखिए सामाजिक विभाजन जो होता है वह क्षेत्रीयता की भावना के कारण भी होता है, नस्ल एवं रंग के कारण भी होता है और भाषा के कारण भी होता है। लेकिन कभी भी सामाजिक विभाजन जो होता है वह सरकारी नौकरी के आधार पर नहीं होता है, इसलिए 21 का सी नंबर ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? यानी कि वह कौन सा देश है जिसको कि धार्मिक और जाति के आधार पर अलग होना पड़ा, यानी कि उसको विखंडन का सामना करना पड़ा? तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यूगोस्लाविया। आप लोग ध्यान रखिएगा 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र में देखने के लिए मिलता है, क्या देखने के लिए मिलता है? टकरावों एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना, यही देखने के लिए मिलता है कि जातिवाद को बढ़ावा देना, कि धार्मिक आधार पर लोगों में भेदभाव पैदा करना यानी कि विभेद पैदा करना, और डी नंबर है कि क्षेत्रीयता के आधार पर अलग राज्य का गठन करना। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को लोकतंत्र में यही देखने के लिए मिलता है कि जो टकराव हो रहे हैं एवं जो विभिन्नता है उसमें सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि 23 का ए नंबर ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? यानी कि जाति के आधार पर जो विभाजन हुआ है वह कौन से देश में हुआ है? अमेरिका में, कि पाकिस्तान में, कि भारत में, कि बेल्जियम में? बताइए 24 नंबर प्रश्न सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 24 का सही जवाब भारत हो जाएगा। यानी कि जाति के आधार पर जो भेदभाव हुआ है वह भारत में ही हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 25वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? यानी कि भारतीय जो राजनीति है उसमें सवर्ण कहने का मतलब कि जो ऊंचा जात होता है, यानी कि भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा? तो इसका सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1967 ईस्वी तक सवर्णों का वर्चस्व रहा, यानी कि अगड़ी जाति का वर्चस्व रहा। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? प्रोटेस्टेंट संप्रदाय जो है वह किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब ईसाई धर्म हो जाएगा। 26 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? यानी कि कौन ऐसे नेता थे जो कि चाहते थे कि जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज हो, यानी कि एक ऐसा समाज हो जहां पर जाति के आधार पर भेदभाव न होता हो, ऐसा सोचने वाले कौन ऐसे पहले नेता थे? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि भीमराव अंबेडकर भी यही सोचते थे कि ऐसा समाज हो जो कि जाति से मुक्त हो। उसके बाद पेरियार स्वामी भी यही सोचते थे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी यही सोचते थे कि एक ऐसा समाज हो जो कि जातिगत भेदभाव से मुक्त हो। यानी 27 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? यानी कि प्राचीन काल में किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? ब्राह्मण को, कि क्षत्रिय को, कि राज परिवार को, कि शूद्रों को?
बताइए 28 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे कि जो शूद्र जाति होता था वह सबसे नीच जाति होता था, और जो नीच जाति होता था उसको इतना भी अधिकार नहीं था कि वह शिक्षा पा सके। इसलिए प्राचीन काल में किसको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, तो वह शूद्रों को अधिकार नहीं था, यानी कि 28 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है, यानी कि कौन ऐसा राष्ट्र है जहां पर भेदभाव बहुत कम होता है। बताइए 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में तो सबसे अधिक भेदभाव होता है, अमेरिका में भी भेदभाव होता है और दक्षिण कोरिया में भी होता है, लेकिन रूस ऐसा देश है जहां पर भेदभाव सबसे कम होता है, यानी कि 29 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि संप्रदायवाद किससे संबंधित है। बताइए 30 नंबर प्रश्न सही जवाब कौन सा हो जाएगा। संप्रदायवाद जो संबंधित है वह किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा धार्मिक कट्टरता से, यानी कि लोग अपने अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं, एक दूसरे के धर्म को देखना नहीं चाहते हैं। अगर हिंदू हैं तो समझिए कि वह कट्टर हिंदू होगा, मुस्लिम है तो समझिए कि वह इस्लाम धर्म का कट्टर मुस्लिम होगा। इस कारण जो संप्रदायवाद होता है वह धार्मिक कट्टरता से संबंधित होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है। जाति के आधार पर जो सामाजिक विभाजन हुआ वह किस देश की सामाजिक व्यवस्था का एक उदाहरण है। बताइए 31 नंबर प्रश्न सही जवाब कौन सा होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 31 का सही जवाब चीन हो जाएगा, यानी कि चीन में जो जाति के आधार पर जो सामाजिक विभाजन हुआ वह समझिए कि एक सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है, इसलिए 31 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर कि जाति पर कि क्षेत्र पर कि इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर प्रश्न सही जवाब कौन सा होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा सांप्रदायिक जो राजनीति होती है वह धर्म पर आधारित होती है। 32 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आप लोग एक एक प्रश्न का उत्तर सही सही बताएंगे और लास्ट में हमको ये जरूर बताएंगे कि कितने प्रश्न का आप लोग सही जवाब दे पाए हैं। कुल मिलाकर के हम आपको 53 या 54 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग बस अब कुछ ही क्वेश्चन से बच गए हैं, उसको भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, यानी कि वैसा व्यक्ति जो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो 33 का सही जवाब हो जाएगा कि वैसे व्यक्ति को सांप्रदायिक व्यक्ति बोला जाता है, यानी 33 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, सिंहली को किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है। यानी कि सिंहली भाषा के बारे में हम आपको बताए थे और हम आपको यह भी बताए थे कि बाद में चल करके सिंहली को एक राजभाषा घोषित कर दिया गया था। तो किस देश के बारे में हम आपको बता रहे थे, तो बताइए आप लोग याद करके कि कहाँ के बारे में हम आपको बता रहे थे कि राजभाषा सिंहली है। तो हम आपको बताए थे कि श्रीलंका की राजभाषा सिंहली है। जिस प्रकार से भारत की जो राजभाषा है वह हिंदी है, उसी प्रकार से श्रीलंका की राजभाषा क्या है, सिंहली है, यानी कि 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, संप्रदाय का संबंध किससे है। 35 नंबर क्वेश्चन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिख की, ईसाई की, जैन की, बौद्ध। तो आप लोग ध्यान रखिएगा संप्रदाय का जो संबंध होता है वह ईसाई से होता है, यानी कि 35 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने के लिए नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नस्लवाद, यानी कि नस्लवाद में कभी भी सामाजिक विभाजन का आधार नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि संप्रदाय के आधार पर सामाजिक विभाजन हो जाता है, भाषा के आधार पर सांप्रदायिक विभाजन हो जाता है, क्षेत्र के आधार पर सामाजिक विभाजन हो जाता है, लेकिन नस्ल के आधार पर कभी भी सामाजिक विभाजन नहीं होता है, इसलिए 36 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको बताना है कि यह कथन किनका है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए। 37 नंबर प्रश्न सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो यह कथन महात्मा गांधी जी का था। आप लोग ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी ने ही कहा था कि कभी भी धर्म को राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए, इसलिए 37 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा
देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? बताइए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब तो हम आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष नहीं है? पाकिस्तान की, भारत की, अमेरिका की, नेपाल। 38 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें से पाकिस्तान जो है वह धर्मनिरपेक्ष नहीं है। कहने का मतलब कि जो भारत है वहाँ भी सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं स्वतंत्र रूप से, अमेरिका में भी करीब करीब सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं स्वतंत्र रूप से, और नेपाल में भी सभी धर्मों के लोग स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग यानी कि सिर्फ मुस्लिम ही रहता है, इसलिए 38 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 4 कथन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक कथन को पढ़ते हैं, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए सबसे पहले ए नंबर हम लोग पढ़ते हैं कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यानी कि जो भारतीय संविधान है वह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी कि जो भारतीय संविधान है वह धर्म के आधार पर भेदभाव करने की मनाही करता है। उसके बाद बी नंबर कथन है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। तो कभी भी संविधान ऐसा करता है कि एक धर्म को राजकीय धर्म बना देगा? कभी नहीं ऐसा करेगा। उसके बाद सी नंबर में है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। चूंकि आप जानते हैं कि हमारा देश भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर कोई भी लोग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसलिए कौन सा कथन सही है? तो सी नंबर कथन बिल्कुल सही है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। अब चलिए 40 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? तो हम आपको बताए थे कि सांप्रदायिक राजनीति ऐसे आधारित होता है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ होता है। कहने का मतलब कि अगर हिंदू धर्म है तो हिंदू जितने सारे भी लोग हैं वह मान रहे हैं कि जो हमारा धर्म है वह इस्लाम धर्म से ज़्यादा बढ़िया है। इस कारण जो सांप्रदायिक राजनीति होता है उसमें यही होता है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ होता है, यानी कि एक धर्म दूसरे से अच्छा होता है। इसलिए 40 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न, भारत एक राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है? तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं अभी तक कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए 41 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह वाला प्रश्न भी VVI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यानी कि 42 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर कह रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? यह वाला प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है और आपके परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा कि 65 है, यानी कि जो 16वीं लोकसभा हुआ उसमें कुल 65 महिला सदस्यों ने भाग लिया। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, मानव जाति में आधी आबादी किसका है? पुरुषों की कि महिलाओं की कि युवाओं की कि इनमें से कोई नहीं? बताइए 44 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मानव जाति में आधी आबादी महिलाओं की है, 44 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर कह रहा है कि भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार कितना है? 45 नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग फटाफट से इसका जवाब बताइए कि भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार कितना है? यहाँ पर सिर्फ पुरुषों की साक्षरता दर के बारे में बात हो रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पुरुषों की साक्षरता दर जो है वह 80.94% है, यानी कि 45 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? यानी कि इंग्लैंड में पहले महिलाओं को वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था, तो कितने ईस्वी के बाद से इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया? 46 नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा बताइए आप लोग। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सन 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया था, इसलिए 46 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है। बताइए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में महिलाओं की जो साक्षरता दर है वह 64% है, यानी कि 47 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की प्रतिशत है। बताइए, जो भारत में 16वीं लोकसभा हुआ उसमें महिला प्रतिनिधि की संख्या कितना प्रतिशत था? 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 11.93%, यानी कि 48 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जो महिला आरक्षण विधेयक है वह किससे संबंधित है? महिलाओं की शिक्षा से, कि महिलाओं की शक्ति से, कि महिलाओं की गरीबी दूर करने से, कि महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से? 49 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से, कि चाहे वह कोई सा भी फील्ड हो, यानी कि राजनीतिक फील्ड हो या फिर कोई भी फील्ड हो, उसमें महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़नी चाहिए, इसलिए 49 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 50वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ होता है? यानी कि जो लिंग के आधार पर जो विभाजन होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो लिंग के आधार पर विभाजन का अर्थ होता है कि स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर, इसलिए 50 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दिया गया? यानी कि पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं प्राप्त था, यानी कि वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त था। तो पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन से देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ? 51 नंबर प्रश्न, सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन में, यानी कि सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था ब्रिटेन में, यानी कि 51 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितना है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो फटाफट से आप लोग नीचे लाइव चैट में इसका जवाब बताइए कि कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितना है? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा 40%, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन, जो कि सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितना है? बताइए, 17वीं लोकसभा की बात हो रहा है कि महिलाओं की संख्या कितना है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 53 का बी नंबर ऑप्शन 78, यानी कि 78 सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सिविक्स के पहले नंबर चैप्टर में हम आपको 53 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। यदि आप लोग 53 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो फिर सिविक्स के पहले नंबर चैप्टर से परीक्षा में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि इस बात का हम आपको फुल गारंटी देते हैं कि यही 53 क्वेश्चन में से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक एक प्रश्न का जवाब आप लोग सही सही बता पाए होंगे। तो जल्दी जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट में बताइए कि कितने प्रश्न का आप लोग सही उत्तर दे पाए हैं और कितने प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता था। तो जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट में बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।